हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशा ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड फूड क्राइसिस। जी हाँ, बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेनियन वॉर देर इज गोइंग टू बी वर्ल्ड फूड क्राइसिस। द रीजन इज दैट जो यूक्रेन एंड रशिया है, ये दोनों लगभग 28% ऑफ वर्ल्ड वीट प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये वॉर चल रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेट मिस हो गए हैं, यानी कि टाइम से बीज की रुपाई नहीं हो पाई और कई जगह पर वॉर चल रही है। तो इस ऐसे सिचुएशन में देयर इज गोइंग टू बी ह्यूमन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और ऑफ कोर्स फूड क्राइसिस। इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि इस वर्ल्ड फूड क्राइसिस के कारण क्या हैं और ये क्यों हुए हैं, प्लस इंडिया का भी रोल देखेंगे कि इंडिया क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या हमारे देश में कोई फूड क्राइसिस आ सकता है। और हम साथ में ये भी बात करेंगे कि पंजाब का क्या रोल है, पंजाब और क्या कर सकता है, पंजाब के फार्मर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव ओपिनियन बेस्ड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आपने देखा कि किस तरह से रशियन यूक्रेनियन वॉर का जो असर है इंसान पर हर तरह से मार कर रहा है, उसमें से भूखमरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। उसका कारण क्या है, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन और रशिया का एग्रीकल्चर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन क्या है। आप इन दोनों देशों के साथ मिलाकर देखोगे तो ये दोनों देश वर्ल्ड के 28% वीट एक्सपोर्ट करते हैं, 19.5% कॉर्न एक्सपोर्ट करते हैं और 30.8% बार्ले, 78.3% सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सारी चीजें हैं डेफिनेटली महंगी होने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का हो और वो नहीं सप्लाई कर पाए तो उसका क्या असर होगा। इस रशियन यूक्रेनियन वॉर कहते हैं एनर्जी क्राइसिस तो है ही है, लेकिन अब फूड क्राइसिस में कन्वर्ट होने जा रही है। अब देखोगे सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, हालांकि पेंडेमिक ने इकोनॉमिक और अदर क्राइसिस तो प्रोड्यूस किए, साथ में इस यूक्रेनियन रशियन वॉर की वजह से आप देखो तो वीट के जो प्राइस हैं लगभग 25% तक इंक्रीज हो गए हैं। बार्ले के प्राइस भी 33% से इंक्रीज कर गए हैं। सनफ्लावर के भी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट जो है एग्रीकल्चर में, दैट इज फर्टिलाइजर, कहता है ये 40% से हाई है। आप देखोगे तो अमेरिका में 40 इयर्स के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है, अराउंड 8% खाली फूड कैटेगरी में। और जो मेटल्स, मिनरल्स जो यूक्रेन और रशिया से आते थे वो सब महंगे हो गए हैं, जैसे कि एल्युमिनियम महंगा हो गया, निकल महंगा हो गया। और रशिया और बेलारूस दोनों वर्ल्ड के 15% जो है फर्टिलाइजर स्टॉक को कंट्रीब्यूट करते थे। अब यहाँ पे जो सैंक्शन लगने की वजह से फर्टिलाइजर पर भी खतरा पड़ गया, यानी कि एक विशियस साइकिल जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक डाटा है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यानी कि ये प्रोग्राम है जो हंगरी हैं, जो स्टाव हैं, उनको फूड प्रोवाइड करता है, ये यूएनओ की एजेंसी है। इनका कहना है कि अराउंड 125 मिलियन को डेली ये खाना खिलाते हैं। इन 125 मिलियन के पेट पे लात पड़ने वाली है। और एक तो ये भी कह रहे हैं कि हम भूखों से मरने वाले को खाना देंगे, यानी कि इन्होंने कहा कि वी विल शिफ्ट फूड फ्रॉम हंगरी टू स्टार्विंग पीपल। ये इनका स्टेटमेंट है और इनका फूड जो बिल है वो भी बहुत बढ़ने जा रहा है। फर्दर चाइना में लास्ट ईयर बहुत फ्लड आया था और इस साल जो क्रॉप सही समय पे नहीं लगाई जा सकी है, तो चाइना भी बड़े लार्ज स्केल पर वीट इंपोर्ट करेगा। उधर इंडिया में कई फर्टिलाइजर हैं जो हम नहीं प्रोड्यूस करते, हम रशिया या बेलारूस से मंगाते हैं, उन सब पे असर होने वाला है। यानी कि कम्युलेटिव इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे भी पड़ने वाला है। और वर्ल्ड में गुर्बत्ता तो है ही है, गरीबी तो है ही है, अब भूखमरी से भी लोग मरेंगे। कोरोना से तो मरे, अब भूखमरी से भी मरेंगे। आप एक सिचुएशन समझने की कोशिश करो, ये है ब्लैक सी और ये है आपका यूक्रेन और ये रशिया है, वॉर यहीं चल रही है। ये क्रीमिया है जहां पर ये अटैक कर रहा है। इस पूरे ब्लैक सी में जहां पर रशियन जो है वॉरशिप्स हैं और इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। एक्चुअली आप देखो तो ये ब्लैक सी को और मरमरा सी को कनेक्ट करती है एक स्ट्रेट
जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और उस तरह से मरमरा सी को और एजियन सी को कनेक्ट करती है डार्डनेल स्ट्रेट, और ये एजियन सी जो है मेडिटेरियन सी में आता है। यानी कि जो भी यहां पर पोर्ट्स हैं रशिया से या यूक्रेन से निकलकर अपना सामान जो इधर ले आकर बेचते थे वो सब ब्लॉक हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से ना तो फर्टिलाइजर आ रहा है, ना वीट आ पा रहा है, ना बाकी कोई मिनरल आ पा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया इन पोर्टों पर, इन बंदरगाहों पर भीड़ इकट्ठी हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऊपर से रशिया ने जो यूक्रेन के एरिया को बम्बार्डमेंट कर करके बर्बाद कर दिया है, उनके मार्कोपोलो शहर, उनके ओडेसा शहर पे भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर 33% फील्ड जो है यूक्रेन का वो बर्बाद है। अभी अभी रिसेंटली खबर है कि रशिया ने इवन मार्कोपोल में एक सबसे बड़े स्टील प्लांट को भी नुकसान पहुंचाया। तो अब स्टील भी बहुत महंगा होने वाला है, क्योंकि वो यूरोप का लार्जेस्ट स्टील बेकिंग प्लांट था। अब देखोगे अगर कंट्री वाइज किस किस देश पे ज्यादा असर है, जैसे कि आर्मीनिया हो गया, मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये तो 100% अपने व्हीट को यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट करते थे। इन लोगों को तो अब अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। प्लस बांग्लादेश, टर्की, ईरान, ये देश भी अपने व्हीट की रिक्वायरमेंट का 60% इंपोर्ट करते हैं। यानी कि जब कजाकिस्तान, मंगोलिया अब ये इंपोर्ट करेंगे, इनको कंपीट करना पड़ेगा अब बांग्लादेश से, टर्की से, ईरान से। ईरान ने भी हमसे व्हीट मंगाना बंद कर दिया, क्योंकि ईरान कहता है इंडिया का जो व्हीट है वो रस्टेड है। वो व्हीट यूक्रेन और बाकी देशों से मंगाता था। अब इनमें भी कंपटीशन बढ़ गई है। जब कंपटीशन बढ़ गई है तो नेचुरली है प्राइस तो बढ़ेगा। अगर कोई देश 28% सप्लाई करता हो व्हीट का और वहां पर व्हीट ना आए तो नेचुरली है 1/4 अगर किसी चीज की सप्लाई रुक जाए तो फिर प्राइस का तो बढ़ना तय है। अब इस डिवास्टेटिंग सिचुएशन में, इस डार्क सिचुएशन में अब इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? आप हैरान होंगे कि इंडिया को काफी फायदा होने वाला है, लेकिन अगर इंडियन स्टेट, इंडियन फार्मर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो। अभी तक इस जनवरी महीने तक हमारे पास डाटा है, आप हैरान होंगे, लास्ट अप्रैल से जनवरी मंथ तक जो व्हीट है वो 60 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुका है। यानी कि 6 मिलियन टन एक्सपोर्ट हो चुका है, और कई तो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि अब ये 7 मिलियन टन हो जाएगा, यानी कि 70 लाख टन तक व्हीट हम एक्सपोर्ट कर देंगे। और ये आप थोड़ा सा डाटा बैकवर्ड से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट था 2019-20 में जस्ट 2.17 लाख टन था, और ये देखो 2020-21 में 20 लाख हो गया, और 21-22 में अभी तक 60 लाख हो गया। इतना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और थोड़ा और पीछे चले जाओ, 14-15 में ये 29 लाख था, 15-16 में 6 लाख था, धीरे धीरे गिरा। उससे पहले ये ज्यादा था, लेकिन अब अगेन वी आर एक्वायरिंग द लेवल व्हाट वी वर डूइंग इन 2013-14। यानी कि अब हम अगेन 2013-14 के लेवल तक पहुंचने वाले हैं इस साल। व्हीट के साथ साथ राइस को देखो तो बासमती और नॉन बासमती भी देखो 30 लाख टन हो चुका है अभी तक, और नॉन बासमती है 139 लाख टन अभी तक एक्सपोर्ट हो चुका है। मक्के को देखोगे तो 29 लाख टन हमने एक्सपोर्ट अभी तक कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया मस्ट एक्सप्लोर डिफरेंट मार्केट्स। वो मार्केट जो अभी तक यूक्रेन और रशिया के पास थी, हम उस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए। बार्ले कहते ये भी एक इंग्रेडिएंट है, जो लोग बियर बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, उसमें कहते बार्ले जो है हमारे इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर बार्ले के प्राइस पे चलो तो एमएसपी जो है बार्ले का वो है 1635 रुपीज पर टन, और इस समय जो मार्केट प्राइस चल रहा है 2100 टू 2200 पर क्विंटल के हिसाब से। और अगर आप पिछले साल के हिसाब से देखो तो पिछले साल लास्ट ईयर 1300 टू 1400 पर क्विंटल ही बिक रहा था। इतना प्राइस में उछाल आया है बार्ले का। और जो स्टेट खासतौर पे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करते हैं, इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये अपने कांडला
पोर्ट पर, क्योंकि यहीं इस पोर्ट से व्हीट और बार्ले वगैरह एक्सपोर्ट होता है, आराम से लो कॉस्ट में भेज सकते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। बार्ले के बाद अगर मेज की एमएसपी देखोगे तो 1870 पर क्विंटल है और इसका प्राइस जो चल रहा है 1900 के करीब चल रहा है, 1900 to 2000 पर टन चल रहा है। और अगर एक साल पहले इसके प्राइस देखोगे तो आप हैरान होंगे, एक साल पहले इसके प्राइस 1200 to 1300 पर टन के बीच में चलता था। हमारे देश में जो मेज है, इंडिया का 25% मेज बिहार में प्रोड्यूस होता है। कहता है बिहार इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस मेज प्रोडक्शन। वर्ल्ड में ब्राजील भी बहुत ज्यादा मेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो यूक्रेन और रशियन वॉर की वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें ब्राजील से आने में टाइम लगता है, इसलिए इंडिया के सामने अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अब बात करते हैं व्हीट की। व्हीट की जो एमएसपी है 20,150 टन है और अगर मार्केट प्राइस देखो इस समय मार्केट प्राइस व्हीट की तो आपके सामने ये नजर आएगा 26,000 से लेकर 26,775,000 तक, यानी कि 26,000 से लेकर 26,775 पर टन के हिसाब से। लास्ट ईयर मार्केट प्राइस देखोगे तो पता चलेगा 20,150 रुपीज पर टन ये प्राइस थे। तो व्हीट में भी इंडिया के पास काफी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जो मेजरली व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कहता है इनमें से सबसे ज्यादा बेनिफिट यूपी से होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कांडला पोर्ट है वहां से व्हीट एक्सपोर्ट होता है और ये स्टेट आराम से कांडला पोर्ट पे पहुंच सकते हैं और इनका जो लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, जो फ्रेट है, उस सब काटने के बाद भी इन्हें बेनिफिट होने वाला है। पंजाब राज्य को भी बहुत व्हीट एक्सपोर्ट से बेनिफिट होने वाला है और गवर्नमेंट का भी एमएसपी काफी हद तक कम होगा। वो कैसे कम होगा हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये स्टेट जो है इस पोर्ट के नजदीक है, उन्हें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो पंजाब को भी अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे कि फ्री ऑन फ्रेट करें, यानी कि वो पहुंच दे दें यहां तक कांडला पोर्ट तक सस्ते में, ताकि पंजाब की व्हीट की क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी जो ये स्टेट हैं यूपी और मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये ज्यादा बेनिफिट कर रहे हैं, पंजाब पीछे रह रहा है। पंजाब को अपने ऑप्शंस और तलाशने चाहिए। अब बात करते हैं कि सरकार का बर्डन। अब एक्सपोर्ट जब ज्यादा होगा तो सरकार के ऊपर जो बर्डन था प्रोक्योरमेंट का, फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट का अंडर एमएसपी स्कीम, वो भी कम होगा। आप हैरान होंगे, बफर स्टॉक इंडिया का काफी हद तक कम हो गया है। 1 मार्च को जो बफर स्टॉक था व्हीट का वो भी बहुत कम हो गया है। आप देखोगे 1 मार्च को 23.4 मिलियन टन व्हीट का स्टॉक था और अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो 29 मिलियन टन था और उससे पहले 27 मिलियन टन था। इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट भी व्हीट की बहुत कम होगी। क्यों? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक अनुमान के हिसाब से इस साल जो अप्रैल में फसल आने वाली है उसमें 111 मीट्रिक टन, इतना ज्यादा गेहूं पैदा होगी। उसमें सरकार जो है उम्मीद कर रही है इस बारी 44 मिलियन टन जो है खरीद लेगी और उससे पहले पिछले साल 43 मीट्रिक टन सरकार ने खरीदा था। इससे और थोड़ी सी क्लैरिटी होती है कि पिछले साल प्रोडक्शन जो हुई थी 109 मीट्रिक टन हुई थी और सरकार ने उसमें से खरीदा 43। इस बारी 111 मीट्रिक टन है और सरकार उम्मीद कर रही है 44 मीट्रिक टन को खरीदने की। लेकिन उम्मीद यह है कि जब व्हीट एक्सपोर्ट हो जाएगा तो फार्मर्स को ज्यादा एमएसपी से पैसे मिलेंगे और वो एक्सपोर्ट करेगा। मगर हमें अपने मार्केट को और तलाशना होगा, प्लस हमें इंश्योर करना होगा कि वो टेम्परेरी कस्टमर ना रहे। हमें अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर काम करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस ये है, वर्ल्ड के जो भी व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, इन सबको पता है कि भाई फाइट शुरू हो गई है। इन सबको पता है कि अब हमें गेहूं बेचना है, तो कंपटीशन इन सब में बढ़ गया है। यूरोप की मार्केट के लिए यूरोप ने भी शुरुआत कर दी है और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों ने रेस लगानी शुरू कर दी है अपने कनक को बेचने के लिए। रशिया जो है, बेलारूस 15% वर्ल्ड के फर्टिलाइजर के एक्सपोर्टर हैं। अब रशियन पोर्ट्स पर फर्टिलाइजर की ढेर लगी है। रशिया ने तो अभी फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन पर रोक भी लगा दी है और
इंडिया में कई फर्टिलाइजर तो है बनते ही नहीं है क्योंकि हमारे पास उसका रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो हम इंपोर्ट करते हैं बेलारूस से या रशिया से। अब जब फर्टिलाइजर नहीं होगा तो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो जाएगी, और अभी आप हैरान होंगे कि 40% ज़्यादा महंगा हो गया फर्टिलाइजर का। जो फर्टिलाइजर हैं DAP, MOP, अब इनकी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है और रशिया के बंदरगाहों पर ये इकट्ठे होने शुरू हो गए। वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। एक अनुमान के हिसाब से ब्राजील जो सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है, वहां पे जस्ट 3 मंथ के लिए ही फर्टिलाइजर बचा है। वर्ल्ड में अगर फर्टिलाइजर नहीं होगा तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फसल के लिए वो नहीं मिल पाएगी और फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो यानी कि ये विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा कि जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर और भूखमरी बढ़ेगी। इसलिए इस वर्स्ट सिचुएशन में भी इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो इसके चैलेंजेस हैं उसको सही से हैंडल करना होगा, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। हम वर्ल्ड में अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें पूरा कोशिश करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और नेक्स्ट किसी इशू के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।